रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही जेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। अफगानिस्तान में मस्जिद में हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि धमाके में 43 लोग घायल हो गए। देश में एक दिन में कोरोना के 2451 नए मरीज सामने आए, जबकि 54 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। वहीं लगातार चौथे दिन कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुन कर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया, जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के बेलगरद शहर के गांव में पुतिन के टैंकों की कब्रगाह ढूंढ निकाली और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबके सामने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि रूस के बेलगरद शहर के जिस गांव में तबाह हो चुके रूसी टैंक उसे मिले, वहां जंग से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यूक्रेन का दावा है कि उसके जासूसी ड्रोन ने इस जगह का पता लगाया, जिसके जरिए उसे ये पता लग सका कि दुश्मन का इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए 2 तस्वीरें सबके सामने रखी, जिनमें एक को उसने जंग से पहले की बताया और दूसरी तस्वीर को युद्ध छिड़ने के बाद 17 मार्च की। दोनों में फर्क ये दिखा कि पहली तस्वीर में गाँव की जमीन का वो हिस्सा खाली दिखा, जबकि दूसरी में रूस की कई सैन्य गाड़ियां वहां खड़ी नजर आईं, और वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। इसलिए उस जगह को यूक्रेन ने पुतिन के टैंकों की कब्रगाह बना दिया। कहा जा रहा है कि उनमें कई मार्च के आखिर में यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के धावा बोलने के बाद लौटी हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना के वो टैंक वहां इसलिए खड़े किए गए क्योंकि वो अब पुतिन के काम के नहीं, उनकी अब मरम्मत नहीं हो सकती है और उन्हें फिर से जंग के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। दिल्ली में आग की चपेट में आकर 3 लोग झुलस गए। दिल्ली के आजादपुर मार्केट में एक पेंट की दुकान में आग लगने से दुकान के 3 कर्मचारी घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल के कांगड़ा में आज एक जनसभा करेंगे। वहीं केजरीवाल 1 बजे कांगड़ा के चंबी ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू के संजुआ में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। संजुआ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मुठभेड़ के समय 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
मारियोपोल में जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। मतलब साफ है कि रूस के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार के टेस्ट का नाम सुनकर ही अमेरिका के कान खड़े हो गए थे और इसीलिए उसने अपनी वायुसेना के 2 स्पाई प्लेन उसके पीछे छोड़े थे ताकि रूस की सरमात मिसाइल की टोह ली जा सके। असल में यूक्रेन युद्ध के बीच 2 दिन पहले जब रूस ने अपनी सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तभी से अमेरिका और उसके साथी देशों में हड़कंप मचा है। रूस की यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अमेरिका भी उससे खौफ खाता है और इसीलिए वो उसे सेटन यानी शैतान कहता है। यही वजह रही कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस की शैतानी सरमत मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अपनी एयरफोर्स के 2 RC-135S विमान उड़ाए थे, जो कि रूस के पूर्वी तट तक गए थे। वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन रूस ने अपना मिसाइल टेस्ट किया था, यानी 2 दिन पहले। माना जा रहा है कि रूस के पूर्वी तट को मंजिल इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी सरमत मिसाइल भी रूस के उत्तर पश्चिमी अरखानगिर्स्क प्रांत से लॉन्च होकर उसके बिल्कुल पूर्वी छोर पर मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर गिरी थी। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आई तस्वीरों में अमेरिका के दोनों RC-135S विमान उसके एयरबेस से उड़ान भरकर बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए, वो भी बिल्कुल एक के पीछे एक। तस्वीर में बीच में ये बेरिंग सागर है, इसके पूर्व में है अमेरिका और पश्चिम में है रूस। रूस की तरफ यह है कमचत्का प्रायद्वीप, जहां 2 दिन पहले उसकी सरमत मिसाइल टेस्ट के दौरान गिरी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के दोनों विमान रूस की सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जासूसी करने ही निकले थे और रूस के कमचत्का की तरफ गए थे। हालांकि जब रूस की मिसाइल की टेस्ट की खबर आई थी तो अमेरिका ने उसे रूटीन बताया था और साफ कहा था कि मिसाइल परीक्षण से उसे और उसके साथियों को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा था कि उसने रूस के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक भी किया है। अब सवाल यह है कि क्या रूस की सरमत मिसाइल के पीछे अपने 2 RC-135S हवाई जहाज लगाकर अमेरिका उसे ट्रैक कर रहा था, या ये रूस की मिसाइल की जासूसी थी? ये शक इसलिए क्योंकि अमेरिका के इस काम के लिए अपने RC-135S प्लेन को चुनने के पीछे रक्षा विशेषज्ञों को साजिश की बू आ रही है। इसकी वजह यह कि RC-135S प्लेन अमेरिका ने अपने दुश्मन की जासूसी करने, उस पर नजर रखने के लिए ही बनाया है। अमेरिका अपने इस हवाई जहाज को विवादित इलाकों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने के लिए काम पर लगाता रहा है। अमेरिका के पास इतने हवाई जहाज हैं, वो कोई और भी विमान तो उड़ा सकता था, लेकिन उसने RC-135S जासूसी करने वाले प्लेन को ही क्यों चुना, और वो भी उसी दिन क्यों उड़े जिस दिन रूस की मिसाइल का टेस्ट था? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 2 दिन पहले जब रूस की सरमत मिसाइल का टेस्ट हुआ, उसी दिन अमेरिका के दोनों RC-135S हवाई जहाजों ने अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरी और फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में वो बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए। अब बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जो अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच में है। बेरिंग सागर के पूर्व में है अलास्का और पश्चिम में रूस की तरफ है उसका कमचत्का प्रायद्वीप। वही कमचत्का प्रायद्वीप जहां रूस की सरमत मिसाइल टेस्ट के बाद गिरी थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत ही असामान्य है कि जब अमेरिका ने अपने 2 RC-135S एक ही मिशन पर लगा दिए, जो कि ऑपरेट भी एक साथ हो रहे हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ की। कांग्रेस से खफा चल रहे हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ की। इस दौरान हार्दिक पटेल ने खुद को एक गौरवशाली हिंदू बताया। स्वीकारवी पड़े जो राजकीय निर्णय लेવાની શક્તિ આપણામાં વધારે છે। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एक रोड शो किया। इस बीच धारा 370 हटाने के लिए कश्मीरी पंडितों ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुए एक भीषण कार हादसे में माता पिता और 3 बेटियों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा कार की अनियंत्रित होकर पुल से टकराने से हुआ, जिसके बाद कार में आग लग गई।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर शिवपाल यादव पर भड़क गए। शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर अचानक भड़क गए और शिवपाल को ही मुंह साफ बता दिया। यूपी की बहराइच से एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश डमरू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। भारत और ब्रिटेन ने साझा बयान जारी कर यूक्रेन में नागरिकों की मौत की निंदा की। साथ ही भारत और ब्रिटेन ने यूक्रेन में मानवीय सहायता मुहैया करवाने की भी इच्छा जाहिर की। Narendra Modi in particular have come out and been very strong in their language about what's happened in Bucha. रूस के एक न्यूज चैनल पर अमेरिका में रूसी हमले से 30 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान जताकर उसका मजाक उड़ाया गया। इस दौरान दावा किया गया कि यूक्रेन का साथ दे रहा अमेरिका रूस की घातक मिसाइलों से डरता है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल पर चर्चा के बीच यह भी दावा किया गया कि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर रूस की परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से है, जिसे अगर रूस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिरा दिया तो वहां करीब 30 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसा कहते हुए उस शो में शामिल सभी लोग अमेरिका का मजाक उड़ाते नजर आए। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। अमेरिकी मीडिया में रूसी राष्ट्रपति के एक वीडियो के जरिए उनकी सेहत पर सवाल उठाए गए। इसमें आशंका जताई गई कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी है और यही वो वीडियो है जिसके बहाने पुतिन को घेरा गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करते दिखे। अमेरिकी पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पुतिन के साथ कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। उनका इशारा रूसी राष्ट्रपति की सेहत की ओर था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखने को कहा, खासतौर पर पुतिन के हाथों और कंधों को। अमेरिकी मीडिया ने पुतिन के कंधे झुके होने और हाथ ज्यादा नहीं हिलने की बात कही। इसके अलावा बताया गया कि इस बैठक में बोलते समय पुतिन का चेहरा भी ज्यादा नहीं हिला। ये वही बैठक है जिसमें पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को मारियोपोल स्टील प्लांट में हमला नहीं करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों रूस के रक्षा मंत्री को भी दिल का दौरा पड़ने की खबर आई थी। जबकि पुतिन के बारे में अमेरिकी मीडिया में पिछले दिनों ये खबरें उड़ी कि उन्हें थायराइड कैंसर है। साथ ही वो 35 बार इसका चेकअप भी करवा चुके हैं। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों उनके चेहरे में सूजन वाली एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुतिन पर उनकी सेहत के बहाने सवाल उठाए गए हों। हाल ही में ब्रिटेन के मशहूर मनोचिकित्सक नोल मैकडर्मिट ने दावा किया था कि कोरोना संकट ने रूसी राष्ट्रपति के दिमाग पर गहरा असर डाला। कहा जा रहा है कि इससे वो एक तरह से पागल की तरह बन गए। इसी का नतीजा यूक्रेन जंग है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तभी से पुतिन ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो पिछले 2.5 साल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से ऐसे ही मिलते रहे। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी और इसका उसे फायदा भी मिला क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। कर्नाटक में हिजाब के साथ एंट्री नहीं देने पर 2 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। कर्नाटक की उडुपी में प्री यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के समय 2 छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, लेकिन उन्हें हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद दोनों छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर की गई है और ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की गई है। खरगोन हिंसा के बाद लापता महिला का पता चल गया है। महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें महिला अपने एक रिश्तेदार के साथ खंडवा रेलवे स्टेशन पर जाती हुई दिख रही है। पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे पुतिन को चीन ने धोखा दे दिया। रूस अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन के साथ एक समझौता करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए।
असल में पुतिन चीन की कंपनी यूनियन पे के साथ एक डील करना चाहते हैं। बताया गया कि अगर ये डील कामयाब होगी तो रूस के लोगों को अपने देश और विदेशों में यूनियन पे कार्ड से पेमेंट करने की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे को अमेरिका के मास्टर और वीजा कार्ड की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और उनके इस एक्शन के बाद रूसी बैंकों की तरफ से जारी किए गए मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस से बाहर काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में इस मुश्किल से निकलने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त जिनपिंग से मदद मांगी, मगर जिनपिंग ने पुतिन के इरादों पर पानी फेर दिया और इस सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, या यूं कहें कि वो लंबे चौड़े वादे करने वाला चीन अपने दोस्त की मदद करने से मुकर गया, क्योंकि उसे डर है कि रूस के बैंकों के साथ रिश्ते रखने पर पश्चिमी देशों का हंटर कहीं उस पर भी न चल जाए। चर्चा है कि इसी खतरे को भांपते हुए जिनपिंग सरकार ने इस योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। ऐसे में चीन के रवैये पर फिर सवाल उठ गए, क्योंकि वो जंग की शुरुआत के पहले दिन से पुतिन के सुर में सुर मिलाता रहा, मगर जब रूस को अपने इस दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो पीछे हट गया। यूके सरकार ने जंग के दौरान यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने की बात कबूल कर ली। हालांकि अब तक यूके और अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन अब बोरिस जॉनसन सरकार ने माना कि उसने यूक्रेन के जवानों को जंग के गुर सिखाए। इसके लिए यूक्रेन के 20 से ज्यादा जवान पिछले दिनों ब्रिटेन पहुंचे थे। इस दौरान वहां यूके की सेना ने उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लगे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी थी। सेना की इन गाड़ियों में मैस्टिफ, वुल्फहाउंड और हस्की जैसे खतरनाक वाहन भी शामिल रहे। इनमें मैस्टिफ और वुल्फहाउंड तो अफगानिस्तान जंग में भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद एम्बुलेंस समैरिटन घायल सैनिकों तक तुरंत मदद पहुंचाती हैं। अब यही सेना की गाड़ियां यूक्रेन में पुतिन के जवानों को टक्कर देंगी, क्योंकि बताया गया कि जेलेंस्की की सेना को इस तरह की करीब 120 गाड़ियां दी जाएंगी। दिल खोलकर जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे यूके पर बड़े साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बौखलाए पुतिन के वफादार यूके पर साइबर हमला कर सकते हैं, जिस वजह से यूके की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई वेबसाइट और वहां के पावर प्लांट खतरे में पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके अलावा यूके के हवाई अड्डे और सरकारी नेटवर्क भी रूसी हैकरों के निशाने पर हैं। ऐसे में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के इस्तेमाल पर भी चेतावनी दी, जिसके तहत दूसरी जगह पर मौजूद कंप्यूटर से कोई कर्मचारी अपने घर पर बैठकर भी काम कर सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी, ताकि साइबर हमले के खतरे से बचा जा सके। यूपी में बीजेपी विधायक के जूते मंदिर के बाहर से चोरी हो गए। यूपी के फतेहाबाद में हर साल लगने वाले सती मेले का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के जूते मंदिर के बाहर से चोरी हो गए। गरीब आदमी को वैसे पहनाता नहीं, वो पहन गया है। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने का फैसला बीजेपी के कब्जे वाली राजगढ़ नगर पालिका की बैठक में लिया गया, जबकि बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस तरह के जो बोर्ड पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आईपीएल 2022 के मौजूदा सीजन में जॉस बटलर की शानदार शतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। रूस और यूक्रेन की जंग में प्रतिबंधों वाला खेल बंद नहीं हो रहा। रूस पर लगे प्रतिबंधों का जंग पर अब तक कोई असर नहीं दिखा, लेकिन ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। इस बार ब्रिटेन ने रूस से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाया और कई महंगी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसका रूस की सेहत पर तगड़े असर का दावा भी कर दिया गया। ब्रिटेन को लगता है कि उसके इस बार के प्रतिबंध बेहद सख्त हैं, ऐसे हैं जिनका रूस की सेहत पर सीधा असर होगा। पिछले प्रतिबंधों की तरह इस बार भी बैन रूस और बेलारूस दोनों पर लगाया गया। निशाना बनाया गया महंगी चीजों को, मसलन रूस से आने वाली चांदी, हीरे और कुछ बेशकीमती रत्न। इसके अलावा भी बैन वाली लिस्ट में कुछ चीजों के नाम हैं, जबकि ऐसी कई चीजें हैं जिनका कारोबार रूस और ब्रिटेन के बीच में होता रहेगा। लेकिन ब्रिटेन ने अब रूस से आने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर उन्हें काफी महंगा कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से पहली बार रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इससे पहले भी ब्रिटेन ने रूस की कई बड़ी कंपनियों और बैंकों पर बैन लगाया था। लेकिन ब्रिटेन को लगता है कि इस बार के प्रतिबंध रूस को बैकफुट पर ला सकते हैं। इससे रूस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। रूस और बेलारूस से ब्रिटेन की तरफ जाने वाली स्टील और लोहे से बनी चीजों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन ने इससे पहले भी रूस के बैंकों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन ने पुतिन पर भी बैन लगाया था। जवाब में पिछले हफ्ते पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भी बैन लगाया गया था। माना जा रहा है कि रूस से होने वाले इंपोर्ट पर लगा बैन भी उसी की झुंझलाहट है, जिसका रूस की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद भी कम ही है। लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि उसने ये बैन लगाकर रूस की फौज को यूक्रेन में किए जा रहे हमलों की सजा दी है और इन प्रतिबंधों से
रूस से होने वाले करीब 1 बिलियन पाउंड के सालाना कारोबार पर असर पड़ेगा। मतलब रुपए में यह रकम करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन यह रकम रूस और ब्रिटेन के बीच हर साल होने वाली तेल और गैस की डील के मुकाबले काफी कम है। अलग अलग तरह के बैन के बावजूद ब्रिटेन ने अब तक रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं किया है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया भर में लगी आग की वजह से ब्रिटेन में भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। खबर है कि नेचुरल गैस के लिए वहां के लोगों को पहले के मुकाबले 54% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि ब्रिटेन अपनी जरूरत के ज्यादातर नेचुरल गैस कतर और अमेरिका से लेता है और केवल 8% गैस वहां रूस से आती है। लेकिन रूस से आने वाली 8% गैस पर भी ब्रिटेन बैन नहीं लगा पाया, जबकि तेल और गैस ही इस जंग में अब तक पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं। जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे ताकतवर देशों के लिए भी रूस की नेचुरल गैस बड़ी कमजोरी बनी हुई है। और अब लगभग यही कमजोरी ब्रिटेन की भी दिख रही है। हालांकि बोरिस जॉनसन पूरी ताकत से दुनिया को यह बताने में लगे हैं कि पुतिन मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन रूस के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगा। बोरिस जॉनसन तो पुतिन के खिलाफ घेरेबंदी करने में 2 महीने से लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि G7 देशों के सामने भी यूक्रेन की जंग का मुद्दा लाया जाएगा। बोरिस के मुताबिक G7 देश मिलकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकते हैं। बोरिस जॉनसन के प्रतिबंधों और पुतिन के खिलाफ उनकी घेराबंदी से ज्यादा चर्चा कैवियार की हो रही है। ये खाने पीने की दुनिया की सबसे महंगी चीजों में शुमार की जाती है। इसका जिक्र उन चीजों की लिस्ट में है जिनके रूस से इंपोर्ट पर ब्रिटेन ने बैन लगाया है। कैवियार असल में एक स्टर्जन नाम की मछली के अंडे होते हैं। दिखने में ये बिल्कुल मोतियों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत महंगे मोतियों से भी कहीं ज्यादा होती है। दिल्ली में चांदी करीब 70,000 रुपए में 1 किलो मिल रही है, लेकिन 1 किलो कैवियार की कीमत करीब 2.5 लाख से शुरू होती है। इतनी ज्यादा कीमत की वजह यह है कि स्टर्जन नाम की मछली 10 से 15 साल में एक बार ही अंडे देती है। हालांकि इन अंडों की सेहत के लिए अंडों को बहुत पोषक बताया जाता है। इनमें सेलेनियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन का भंडार होता है। लेकिन इसकी ऊंची कीमत की वजह से इसे रईसों का खाना कहा जाता है, जिसे लोग टोस्ट या सैंडविच के साथ खाते हैं। हालांकि ब्रिटेन के नए बैन के बाद लोगों के लिए यह खाना वहां के रईसों की भी पहुंच से बाहर हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति दूत बनकर उभर सकता है। जंग के बीच यूएन महासचिव ने यूक्रेन और रूस सरकार को एक खत लिखा और इसमें उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के प्रमुखों से मिलने का वक्त मांगा, ताकि यूक्रेन में शांति के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें। इस काम के लिए एंटोनियो गुतेरेस मॉस्को और कीव में 2 अलग-अलग बैठक कर सकते हैं। यानी मॉस्को में उनकी पुतिन के साथ यूक्रेन पर जारी हमले रोकने पर चर्चा होगी, जबकि कीव में ज़ेलेंस्की सरकार से युद्ध खत्म करने से जुड़े प्रस्ताव पर बात की जाएगी। असल में यूएन इस युद्ध की शुरुआत से ही दोनों देशों को बातचीत के जरिए झगड़े निपटाने की सलाह देता आया है, लेकिन उसकी इस सलाह पर अब तक किसी ने अमल नहीं किया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहता कि 2 देशों का ये झगड़ा विश्व युद्ध में बदले, इसीलिए उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन 72,000 टन कोयले की आपूर्ति करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य में बिजली की कमी ना हो। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। ये मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। बेल हो गया है, आज खुशी मनाने तमाम जो कानूनी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को निशाना बनाने का दावा किया। बताया गया कि हमले के वक्त रूसी टैंक यूक्रेन की टुकड़ी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से उस पर मिसाइल तान दी गई। वीडियो में रूसी टैंक कुछ हलचल करता दिखा, लेकिन यूक्रेन ने उसके टारगेट पर आने का इंतजार किया और जैसे ही वो निशाने पर आया, उस पर मिसाइल दाग दी। इसके बाद हवा में एक आग का गोला रूसी टैंक की तरफ बढ़ता दिखा और जैसे ही मिसाइल ने अपने टारगेट पर हमला बोला, वहां जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट भी ऐसा कि वहां धुएं का जबरदस्त गुबार बन गया। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से छोड़ी गई। रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा फिर मॉस्को में नजर आई। अलीना कबाएवा को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड बताया जाता है और कहा जाता है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से पहले ही उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया था।
लेकिन अब अलीना कबाएवा एक बार फिर रूस की राजधानी मॉस्को में दिखी, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। रूस की बेहद सफल जिम्नास्ट रही अलीना वहां होने जा रहे स्पोर्ट्स फेस्टिवल अलीना 2022 के रिहर्सल में दिखाई दी। बताया गया कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब पुतिन की गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली 38 साल की अलीना मॉस्को में दिखाई दी। खबरों के मुताबिक मॉस्को में अलीना एक नए रूप में दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने चेहरे की सर्जरी करवाई हो। यही नहीं, कहा तो यहाँ तक गया कि जिस कॉस्मेटिक सर्जन ने पुतिन के चेहरे को जवान बना दिया, अलीना ने भी उसी की मदद ली। और अलीना के फिर रूस में दिखाई देने के बाद पुतिन के साथ उनके रिश्तों को लेकर पश्चिमी मीडिया में चर्चा तेज हो गई। कहा गया कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन में किसी बड़ी जीत का ऐलान करने वाले हैं और इसीलिए अलीना कबाएवा को मॉस्को बुलाया गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबाएवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनका नाम पुतिन के साथ पहली बार 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार में उनके रिश्तों को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छापी गई। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां की मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। हालांकि 2013 में पत्नी से तलाक के बाद पुतिन को कई बार उनके साथ देखा गया। इसके बाद से ही दावा किया जाने लगा कि वो पुतिन के बेहद नजदीक हैं और इसीलिए जिम्नास्टिक्स छोड़ने के बाद पुतिन उन्हें राजनीति में ले आए। 2007 में अलिन पुतिना की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी और 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। पुतिन और उनके रिश्तों के बारे में उड़ी कई अफवाहों के बीच कुछ दिनों पहले यूक्रेन की तरफ से तो यहाँ तक दावा किया गया कि अलीना पुतिन के बच्चों की माँ है और अब उनके मॉस्को में देखे जाने के बाद पुतिन के साथ उनके रिश्ते को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई। रूस के एक और कारोबारी की परिवार समेत मौत से हड़कंप मच गया। पिछले 3 दिन में ही पुतिन के करीबियों की मौत से जुड़ा यह दूसरा मामला है। और मॉस्को के बाद इस बार यह सनसनीखेज मामला हुआ स्पेन के कैटलोनिया में, जहां रूस के बड़े गैस कारोबारी सिर्गेई प्रितोजा, उनकी पत्नी और बेटी के शव संदिग्ध हालात में उनके मकान से बरामद किए गए। इस घटना की जानकारी तब मिली जब फ्रांस में रह रहे सिर्गेई के बेटे ने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी से बात नहीं हुई तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो 3 लोगों के शव देखकर वो हैरान रह गई। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन एक आशंका ये भी जताई गई कि गैस कारोबारी सिर्गेई ने ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद सुसाइड किया हो। और ये खौफनाक मामला ऐसे समय में सामने आया जब 3 दिन पहले ही रूस की राजधानी मॉस्को में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां गैस कारोबारी व्लादिस्लाव अवाएव, उनकी पत्नी और बेटी का शव मिला था। यानी दोनों गैस कारोबारियों की मौत बिल्कुल एक ही तरह से हुई। व्लादिस्लाव ने लंबे समय तक पुतिन प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। साथ ही वो रूस के निजी बैंक गाज़प्रोम में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। पर जैसे ही उनके परिवार की संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई तो हर कोई सकते में आ गया। व्लादिस्लाव रूस के बड़े कारोबारी थे और वो पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन को एक फॉर्मूला दिया था। इसमें दूसरे देशों को गैस लेने के लिए रूस की करेंसी रूबल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन में ही रूस के 2 बड़े गैस कारोबारियों की मौत हुई, वो भी एक ही तरीके से। सवाल यह भी उठा कि क्या इनकी मौत का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अब बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर गोली चलाई, जिसमें वो दोनों घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। पहलवान अंशु मलिक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से चूक गई। इसके अलावा पहलवान राधिका को भी सिल्वर मेडल मिला, जबकि मनीषा ने कांस्य पदक जीता।